तो जे थॉमसन ने क्या कहा था? जे थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape. शेप कैसे होती है एटम की? स्फेरिकल होती है, या इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेयर। मतलब प्लस चार्ज क्या है पूरे स्पेयर में हर जगह प्रेजेंट है, in which the positive charge is uniformly distributed. The electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic element. इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड होते हैं ताकि आपके एटम क्या दे सके? मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक एलिमेंट दे सके। तो उसको बहुत सारे नाम दिए गए। Many different names are given to this model. One example is plum pudding model. Second one is resin pudding model, and third one is watermelon model. ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, अब इसकी खासियत क्या थी, कमी क्या थी? तो पहली बात करें, an important features of this model is that the mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. इसने क्या मान लिया था कि जो एटम का मास है वो पूरे एटम पे क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हर जगह क्या है? एटम का मास हर जगह प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल पूछूं, आपके रूम में एयर हर जगह है कि नहीं है? हाँ, तो उसने भी क्या माना कि जो मास है वो क्या है? पूरे एटम में हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है। और सेकंड चीज ने क्या कही थी कि एटम क्या होता है? आपका ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो ये बात इसकी बिल्कुल सही थी कि एटम आपका ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो क्या लिखा हुआ है? Although this model was able to explain the overall neutrality of the atom, इस मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया क्या कि एटम क्या होता है? आपका ओवरऑल न्यूट्रल होता है, बट was not consistent with the results of the later experiment। लेकिन जो बाद में एक्सपेरिमेंट हुए उसमें क्या हुई? कुछ खामियां आई, जिसने बताया कि भाई एटम जैसे थॉमसन ने बताया था ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, तो अब आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल है आपका रदरफोर्ड एटम मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? तो रदरफोर्ड ने क्या किया? कुछ एक्सपेरिमेंट करे, और वो एक्सपेरिमेंट जैसे थॉमसन के अकॉर्डिंग आने चाहिए थे वैसे नहीं है। तो रदरफोर्ड ने क्या करा? आपने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया, इसको बोलते हैं क्या? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट जैसा हम थॉमसन के अकॉर्डिंग सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, उससे कुछ अलग मिला। तो देखो, समझो क्या इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, समझ लो। इसने रदरफोर्ड ने क्या किया भाई? देखो बहुत इजी सा है। इसने क्या लिया? रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। जैसे एग्जांपल, ये आपका क्या? एक लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स में यहाँ पे क्या है? आपका एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। यस ओके सर। जो क्या करता है? आपकी अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल स्कैटर करता है। ठीक है बेटा? ओके सर। और अल्फा पार्टिकल मेनली होते क्या है? हीलियम 2+ आयन को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है? तो दैट इज, दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा? यस सर। तो यहाँ मैंने एक स्लाइड लगाई ताकि जो आपकी स्ट्रेट स्टेज से वही पास करें। यहाँ पे आपकी गोल्ड फॉल लगा दी मैंने यहाँ पे, और इसके आसपास लगाई हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा, ताकि उस पर जब कुछ कुछ टकराएगी जाके तो वो ग्लो करता है, और पता चलता है कि कुछ चीज यहाँ जाके टकरा रही है। ठीक है? तो इसने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से पास हुए, कहाँ से? आपके रिडक्टिव सोर्स से, क्या हो गए? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आपकी गोल्ड फॉइल से पास कर गए, और यहाँ पे जाकर वो ग्लो मिला। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? विदाउट एनी स्कैटर, मतलब बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा पास कर गए। ठीक है बेटा? यस सर। और कुछ एंगल क्या हुए आपके? कुछ पार्टिकल्स आपके हल्के एंगल से डाइवर्ट करें, और बहुत ही कम क्या हुए? आपके बाउंस बैक करें, लगभग 90 से 180 के बीच में एंगल पे। ठीक है? यस तो देखो, इसने क्या कहा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स आपके विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर गए, कहाँ से? कोल्ड फॉइल से। जबकि आपके थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने कहा था जो आपका एटम है वो पूरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है कि नहीं है? और जो सर रेडिएक्टिव सोर्स से, हाँ बेटा।
इसमें नेगेटिव भी तो उसने मतलब थोड़े से बोले थे ताकि बैलेंस कर सके। हाँ बैलेंस कर, लेकिन नहीं, जो प्लस चार्ज है वो कहाँ है, पूरे एटम में हर जगह है कि नहीं, यस सर। है ना। तो अगर प्लस चार्ज पूरे एटम में हर जगह होता, तो जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है, पॉजिटिव बॉडी है कि नहीं है। यस सर है। तो अंदर भी प्लस चार्ज हर जगह पे, और अल्फा पार्टिकल भी प्लस, तो आपके सारे अल्फा पार्टिकल क्या होने चाहिए थे, रिफ्लेक्ट होने चाहिए। क्योंकि रिपेल, प्लस और प्लस क्या करते हैं आपस में, रिपेल करते हैं कि नहीं करते हैं, लाइक करते चार्ज हैं। रिपेल इच अदर। तो आपके हर पार्टिकल्स क्या होने चाहिए थे, डिफ्लेक्ट होने चाहिए, बट हुआ क्या, आपके लगभग सारे पार्टिकल क्या हो गए, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर रहे। तो मतलब क्या है, एटम में प्लस चार्ज हर जगह प्रेजेंट नहीं है। असल में यस सर। एटम में क्या है, बहुत सारा स्पेस क्या है, वैकेंट, एम्प्टी है। ठीक है, तो ये बेटा, यस सर ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं। रदरफोर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट कराया, उसमें करा क्या, उसने बम्बार्डिंग कराई, किसके ऊपर, थिन शीट ऑफ गोल्ड पे, किसकी, with alpha particles, and then study the trajectory of these particles after their interaction with gold foil. गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद इसकी ट्रेजेक्टरी देखिए क्या क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है बेटा, तो देखिए रदरफोर्ड in his experiment directing high energy of stream of alpha particle, कहाँ से मिली वो अल्फा पार्टिकल उसको, from a radioactive source at a thin sheet of gold foil, उसको कहाँ पास किया उसने, गोल्ड फॉइल की थिन शीट में पास किया। In order to study the deflection caused to the alpha particle, he placed a fluorescent zinc sulfide skin around the thin gold foil, क्योंकि जब इस पे कोई जगह टकराएगी कोई चीज तो क्या करता है, ये ग्लो करता है। ठीक है बेटा, तो रदरफोर्ड मेड सम certain observations that contradict थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है सामने बेटा, यस सर। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी इसकी, तो देख लीजिए ऑब्जर्वेशन। हाँ जी, तो द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड लेड हिम टू कंक्लूड दैट, पहले ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि ज्यादातर पार्टिकल्स आपके क्या हो गए, बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास कर गए, मतलब एटम में क्या है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस स्पेस है। एम्प्टी है। तो ये रहा, a major fraction of the alpha particles bombarded towards the gold sheet pass through it without any deflection, and hence most of the space in an atom is empty. बट मैंने आपको यही बताया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल हल्के एंगल डिफ्लेक्ट किए थे, है ना। तो मतलब आपके एटम में ये तो बात सही है कि पॉजिटिव बॉडी तो है, बट वो पॉजिटिव बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं नहीं है है। पूरे एटम में, वो क्या है, किसी एक छोटी जगह पे क्या है, कंसंट्रेटेड है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल, एंड हेंस द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज concentrated in a very small volume. ओके, ओके बेटा, यस सर। और बहुत कम क्या हुई थी आपकी, लगभग 180 एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, क्यों हुई, क्योंकि जब कोई चीज प्लस पे, देखो समझो ऐसे ही, ये आपका पॉजिटिव बॉडी हो गई, ये आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो बहुत दूर जा रहा है, तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा इससे। लेकिन कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएगा तो हल्के एंगल से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम्म। और कोई यस बिल्कुल यहीं टकराएगा तो वो क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा कि नहीं करेगा। करेगा। तो क्या लिखा है, वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, दैट is only a few alpha particle had nearly 180-degree angle of deflection. So the volume occupied by the positive charge particle is an atom क्या है, वो बहुत छोटा है as compared to total volume of an atom। जैसे एग्जांपल बात करूं, आपकी क्रिकेट बॉल हो गई, वो पूरा स्टेडियम हो गया, तो क्रिकेट बॉल क्या हो गई, बहुत छोटा हो गया स्टेडियम कंपेरिजन में। यस सर। तो इसलिए जो क्रिकेट बॉल क्या है, आपका बहुत छोटा पार्ट है एज कम्पेयर टू स्टेडियम, तो सेम जो प्लस चार्ज है वो भी क्या है, बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू पूरा एटम। ओके, ओके। चलिए, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, तो बता रहा, बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, रदरफोर्ड प्रपोज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया,
एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट प्रपोज किया। तो क्या कहा इसने, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं कि हम न्यूक्लियस ऑफ द एटम बोलते हैं, और वो कहा है बहुत छोटी सी जगह में है पूरे एटम के अंदर। ओके, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम वाज कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम। कह रहा है जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है और लगभग जो आपका मास है एटम का वो सारा कहाँ है, एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर है, जिसको क्या बोलते हैं, he called this region of an atom as a nucleus। क्या बोला उसने इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है सन है। यस सर। चलिए सेकंड है, रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज दैट, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर पाथ, जिनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो क्या कहा, रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज दैट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्या करते हैं वो, न्यूक्लियर एटम के सराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं, ये ऑल्सो क्लेम दैट द इलेक्ट्रॉन सराउंडेड द न्यूक्लियस रिवॉल्व्स अराउंड इट वेरी हाई स्पीड। क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत हाई स्पीड में रिवॉल्व करते हैं, किसमें, इन अ सर्कुलर पाथ में। he named these circular paths are orbits। क्या बोला उसने इसको, ऑर्बिट्स बोला। एंड लास्ट हमें पता है, जैसे आप क्या करते हो, सन के अराउंड क्या करती है आपकी अर्थ अर्थ, रिवॉल्व करती है, किसकी प्लैनेट्स वजह से, वगैरह। किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, है ना। यस सर। तो सेम जैसे सन के अराउंड आपकी क्या बोलते हैं, अर्थ रिवॉल्व करती है, सेम वैसे ही आपका न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरा क्या है, माइनस, इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, ओके सर। तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, electrons being negatively charged and nucleus being a densely concentrated mass of positive charge। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और जो पूरा न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आर हेल्ड टुगेदर, तो ये कैसे एक साथ है, बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, यस सर। तो हमने ये पढ़ लिया, अभी रदरफोर्ड पढ़ा। तो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक भी है, वो क्या ड्रॉबैक है तो देख लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम। तो कहते हैं, although the Rutherford atomic model was based on experimental observation, it failed to explain certain things। तो अपने साइंटिस्ट थे जेम्स मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल। ठीक है बेटा, ओके। इसने क्या कहा था, कुछ याद है, मैं उसको गलत प्रूफ करा था, क्या कहा था इसने, क्योंकि कुछ याद। कि उसने कहा था अगर वो उसके आसपास घूमेंगे तो वो उसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और वो हाँ, मतलब अगर इसने छोटा ये होता कहा था रहेगा कि न्यूक्लियस का, मतलब कोई भी, इलेक्ट्रॉन साइज। बिल्कुल इसने कहा था कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मूव करता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वहां से मिलेगी। तो उसने कहा, जैसे आपको उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यस। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे खुद पे क्या है, चार्ज है। हम्म। तो जेम्स मैक्सवेल ने कहा था कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, और धीरे क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब उसको पूरा ऑर्बिट न्यूक्लियस में। श्रिंक होके न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए। बट अगर ऐसा होता तो आपका एटम स्टेबल होता, नहीं सर। देखिए एटम क्या है आपका, स्टेबल है, तो मतलब ऐसा नहीं होता है। और कह रहा अगर ऐसा होता तो ये 10⁻⁸ सेकंड में हो जाता। तो मतलब उसने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं और कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी नहीं बताया। तो देखिए रदरफोर्ड पर Rutherford proposed that the electron revolves around the nucleus in a fixed path called orbits. But according to Maxwell, any accelerate charge particle emits electromagnetic radiation। क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, एंड हेंस
तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है आपका, चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है? है सर। and hence an electron revolving around the nucleus should emit, वो भी क्या करेगा, emit करेगा electromagnetic radiation। तो ये एनर्जी कहाँ से मिली इसको, तो लिखा हुआ है these radiations would carry energy, क्या है इनके पास एनर्जी है, कहाँ से मिली, from the motion of the electron which would come, वो कैसे मिलेगी आपको, at the cost of shrinking of the orbits, ताकि आपके ऑर्बिट क्या होंगे, श्रिंक होंगे, ultimately the electrons would collapse in the nucleus। और हमने कैलकुलेशन देखा कितना, 10⁻⁸ सेकंड में आपका न्यूक्लियस क्या कर जाना चाहिए, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं सो रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद मैक्सवेल थ्योरी एंड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, सर। और सके से ये भी नहीं बताया आपको कि कितने ऑर्बिट हो सकते हैं और कितने पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो लिखा हुआ है one of the drawback of Rutherford model was also that it did not say anything about the arrangement of an electron। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होता है इन एटम, जैसे हमने पढ़ा ना कि पहले सेल में 2 आते हैं फिर 8 आते हैं, पढ़ा ना जैसे, यस सर, 888। या तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। he did not say anything about the arrangement of electron in an atom which made his theory incomplete। clear? यस सर। तो ये था आपका रदरफोर्ड मॉडल। तो इसकी ड्रॉबैक भी हो गई। अब कुछ मेन चीज पढ़ लेते हैं क्योंकि इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा कि सब 9th क्लास में पढ़ा, तो जहां से क्वेश्चन आएंगे वो चीज पढ़ लेते हैं। हाँ, तो आपकी हमें हेडिंग है एटॉमिक नंबर एंड मास। तो एटॉमिक नंबर की बात करूँ, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मेनली होता है क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, उसी को बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। जैसे बोलूं कार्बन की बात करूंगा, तो कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, यस। और अगर मेरे पास जो एटम है अगर वो क्या न्यूट्रल है, तो ये याद रखेंगे न्यूट्रल होना चाहिए एटम मेरे पास। अगर तो जितने मेरे पास प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। हाँ। तो लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, मेरे पास एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अगर न्यूट्रल नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो आप गेन कर सकते हो या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो, बट प्रोटॉन ना तो गेन कर सकते हो ना लूज कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। चलिए तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। सेकंड है आपका मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है आपका, कि कितने आपके पास किसी एलिमेंट में प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन्स, उसको बोलते हैं मास नंबर। तो द मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। और इसको नोट करते हैं किससे, हम ए से इसको नोट करते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। तो इसका जो किसी भी एलिमेंट का सिंबल है उसका मतलब लिखते हैं, एक्स हो गया एलिमेंट का सिंबल, नीचे आया जेड, जेड क्या है उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर आया उसका मास। ठीक है, यस सर। जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर और वो इक्वल टू किसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। मास नंबर क्या है आपका ए है और वो क्या है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम के बराबर। ठीक है बेटा, यस सर। तो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बताओ। प्रोटॉन 35 प्रोटॉन 35, गुड। और न्यूट्रॉन 80 - 35 हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स कितना हो गया आपका 80 - 35, विच इज 55। 45। ठीक है, यस। 45 55 में 40 एंड सॉरी। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से इक्वल 35। 30। समझ में आ गया। यस सर। चलिए अब इसका आंसर बताओ, अगर ये आंसर तो सीधा है तो तो समझ में आ गया, नहीं तो फिर तो समझाऊंगा ढंग से। बताओ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस आर ये वाला इक्वल टू 8। बताओ क्या सिंबल होना चाहिए इसका?
बताओ सामने, सल्फर, बताओ। हमें इसमें वो बताना है ना कि कौन सी वो है। पूरा सिंबल, जैसे ये सिंबल था ना, ऐसे पूरा सिंबल क्या होगा? अच्छा, 32, 32, सल्फर 16। सल्फर 16, क्या प्रॉपर आंसर है? यस सर। थोड़ा ध्यान रखो। क्या आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं क्या? नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते तो कोई चार्ज नहीं आता, बट आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है प्रोटॉन से? 18। कितने ज्यादा है? तो तो दो इलेक्ट्रॉन क्या किए आपने बाहर से, गेन किए। और जब इलेक्ट्रॉन यस, आप गेन करते हो साइन क्या आता है, प्लस या माइनस? तो हम गेन करते हैं तो माइनस आता है। तो ये पूरा सिंबल इसका क्या होगा, ये होगा सर प्लस, माइनस। -2। ओके, समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। तो एक क्वेश्चन और कर लें। यस सर। कह रहा है आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 14, प्रोटॉन्स हैं 13, इलेक्ट्रॉन है 10। बताइए सिंपल क्या होगा? 27, 27, 27 एल्यूमिनियम +3, 13। समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो ऐसे सिंबल लिखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ा दें। तो ये नीचे वाले क्वेश्चन कर लोगे ना, नीचे वाले क्वेश्चन तो सारे हो एक जाएंगे अब। मिनट, क्या क्लियर नहीं है? एक मिनट आवाज वापस बोलना। ये वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे ना आपसे अब, नीचे वाले। यस सर। ये आपसे पूछ के रहा है, न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है। तो जो नीचे लिखे हुए हैं सब प्रोटॉन्स हैं, हम्म। और इसको इसमें माइनस कर दो, क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट ये आप बताओ, मुझे बताओ, व्हाट इज आइसोटॉप्स, बिना पढ़े। ओके सर। आइसोटोप्स होता है जिसमें नीचे सेम होते हैं, नीचे प्रोटॉन सेम होते हैं और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। हाँ, मतलब कहने लगे ये है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, और जो आपका मास नंबर है वो क्या है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट है। और कंडीशन क्या है कि एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट होंगे। यस सर। सारे क्या है मेरे पास यहाँ पे, सारे कार्बन कार्बन कार्बन। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये क्या हो गए आपके आइसोटॉप्स हो गए, क्योंकि एलिमेंट सेम है और एटॉमिक नंबर भी सेम। तो यस। isotopes are atoms of the same element that have different mass number but the same atomic number। जैसे एग्जांपल आपका क्या हो गया, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम हो गया। क्लोरीन के दो हो गए, 35 और 37 हो गए। ठीक है। चलिए बताओ आइसोबार क्या होता है? आइसोबार में मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर सेम होता है, नंबर डिफरेंट होता है, और एलिमेंट भी क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते डिफरेंट हैं। होता है। तो क्या है, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव सेम मास नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जांपल दिखाया आपको सामने, मेरे पास क्या है, कार्बन है 14 वाला और यस। नाइट्रोजन 14, इनके मास नंबर सेम होगा बट एटम नंबर डिफरेंट है, सेम आर्गन और पोटेशियम का एग्जांपल। ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट बताओ व्हाट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ये नहीं पता। तो वो जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स ओके। की मैं बात करूं, आर एटम्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है। यस सर। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स है बेटा? यहाँ पे न्यूट्रॉन और 20। यहाँ भी कितने हैं?
20 ये सारे क्या हो गए आपके, दे ऑल आर isotone. आइसोटोन्स, ठीक है। Yes. इसी आपके पास है कार्बन है 14 और ऑक्सीजन है 16 वाला, तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपके आइसोटोन्स होगा, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब एक कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन को हम मिलाएं जिनका वेट कितना है बेटा, 1 ग्राम है। तो आपको पता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कुछ याद है? 1 point नहीं होगा, हाँ 1.6 into वो प्रोटॉन होता है। अच्छा 9.1 10⁻³ kg होता है, ठीक ओके है। तो हम बोल सकते हैं कि 9.1 10⁻³ kg जो वेट है, ये किसका वेट है, एक इलेक्ट्रॉन का वेट है। यस सर तो जो 1 kg वेट होगा वो कितने का होगा, 1/9.1 10⁻³ का होगा कि नहीं होगा, होगा सर इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये 1 kg था आपके पास यहाँ पे, तो 1 1 kg मतलब ग्राम कितना, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर पहुंच गया, नीचे आ गया 9.1 और कितना आ गया 10⁻³ 1000, ठीक है। यस तो एक कटा कितना हो गया, वो 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ यस उसको सर मैं 10 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाई 9.1। तो 1 पॉइंट समथिंग 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स को मैं मिला दूंगा, तब जाके वेट कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा। बात समझ में आई? यस सर तो देखो सर, यहाँ देखो समझा रखा है प्रॉपर ढंग से। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻³ kg, that is number of electrons that weigh weight is equal to इतना is equal to 1 electron, number of electron that weigh is equal to 1 kg is equal to 1 by this। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, टोटल मिला कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1.09 10⁻27, ठीक है। यस सर चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट है, पार्ट बी। कह रहा है मेरे पास कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपने बताया था एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना था बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 की पावर -31 kg। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मोल में होंगे 6.022 10 की पावर 23। तो इसके इनटू में किससे कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन के मास से कर दो, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। आ जाएगा सर बात समझ में आई? यस सर सेकंड क्या पूछा उसने, चार्ज पूछा आपसे। चार्ज तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं सर इट इज 1.602 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज किसका है, एक इलेक्ट्रॉन का है। तो इसको मल्टीप्लाई कर यस दो किससे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका, 1 मोल का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यस सर तो देख लो, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस, तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मतलब हमने क्या कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से इनटू कर दिया। सेम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, दिस इनटू दिस, तो कितना आ गया 9.65 10 की पावर 4 कूलम आ जाएगा, ठीक है। यस सर अब बड़ा आ गया, बस इसका आंसर बता, चल तुमने कितना पढ़ा था, ओके सिक्स का आंसर।
स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन आइटम। स्पेक्ट्रा इसने बताया था क्या? हाँ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम इसने बताया था? तो फिर बोर ने क्या बताया था फिर? और थॉमसन ने बताया था? हाँ, फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर एटम स्टेबल होता है इसके अकॉर्डिंग ही, तो हम बाकी मॉडल क्यों पढ़ते हैं? पर फिर उसने की पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इन एन एटम तो नहीं बताई थी। तो सबसे पहला वाला आंसर सही है इसका। इसने यही बात सही कही थी, इसको जो नोबेल प्राइज मिला था इस पे मिला था। इसने यही सही कहा था कि जो एटम होता है वो क्या होता है आपका, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। पर इसने तो ये कहा था कि इसमें मतलब पॉजिटिव हर स्प्रेड होता है तो न्यूट्रल हुआ कैसे? जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन डालते हैं आपने। हाँ, इसने इसने ये तो कहा था कि जो एटम होता है वो तो वो पूरा न्यूट्रल हो। ओके सर। पॉजिटिव बॉडी है, और कहीं कहीं पे क्या है, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, ताकि क्या कर सको आपका एटम क्या ओवरऑल न्यूट्रल हो। ओके सर। इसने क्या कहा था, एटम क्या होता है आपका ओवरऑल न्यूट्रल न्यूट्रल। होता है। ठीक है, यस सर। चलो इसका आंसर बता सेवंथ का बस। सेवेंथ का आइसोबार्स सेम इनका सेम मास नंबर पहले है। पहले पहले कॉपी में लिख के लिखो आइसोबार होता क्या है, फिर चेक करो कि आपके ऑप्शन में क्या क्या है। ओके। हाँ, क्योंकि जल्दीबाजी में नहीं करना है, आराम आराम से करो, टाइम बहुत है हमारे। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है, प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। मास नंबर सेम होता है और प्रोटॉन डिफरेंट प्रोटॉन होते हैं। डिफरेंट होते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही बैठता है इनसे, अब ढंग से देखना आराम आराम से। ओके सर। लास्ट। लास्ट, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? तो इसलिए ना पहले क्वेश्चन पूरा अपने आप कॉपी में करो, फिर बताओ। तो इसका आंसर भी सही बताती है, नहीं तुमने जल्दीबाजी बता दी आंसर गलत। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब ये क्वेश्चन आपने क्लास 9th में भी किया था। कह रहे क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म। क्लोरीन मिलता है मुझे किसमें, क्लोरीन 37 में मिलता है, क्लोरीन 35 में मिलता है। ठीक है, यस उसका सर। जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है, 35.5। 35.5 है। तो पूछ रहा है 37 और 35 का रेशियो क्या होगा, 1:2, 1:3, 1:1 या 3:1। तो अगर मैं मान लूं कि मेरे पास जो क्लोरीन 37 वाला है वो अगर X% है, तो क्लोरीन 35 वाला कितना परसेंट होगा मेरे पास? X-2। X-, मेरे पास दो आइसोटोप्स हैं, एक X% दूसरा यस। कितना परसेंट होगा फिर? सॉरी, हाँ, मतलब बोलो बोलो माइनस सामने। एक्स एक्स होगा। नहीं, टोटल मेरे पास कितना परसेंट हो सकता है, टोटल मेरे पास हो सकता है 100% हो सकता है। 100%। 100 टोटल क्या हो माइनस एक्स सकता ना। है, 100 - X%। तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो क्या करते हैं, जो आपके पास आइसोटोप है उसका मास इनटू उसका परसेंटेज, प्लस दूसरे का आइसोटोप का मास इनटू उसका परसेंटेज, इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास का बराबर होता है। तो बोल सकता हूँ कि 35 इंटू X% प्लस 37 इंटू, हाँ बेटा। वो लीव हो गया था, मतलब कनेक्टिंग हो गया था क्योंकि मेरा वो नेट थोड़ा स्लो हो गया था। एक बार वापस बोल दोगे? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, मैंने नहीं कहा था बेटा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो इक्वल टू होता है आपका जो आइसोटोप 1 है मान लो, उसका परसेंटेज, प्लस जो सेकंड आइसोटोप है आपका उसका परसेंटेज। ठीक है, उनको हम आपस में ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है बेटा, सान्या, सान्या,
हेलो सानिया, आवाज आ रही है? सानिया की आवाज आ रही है बेटा? हेलो सानिया। हेलो हेलो। सानिया की आवाज आ रही है बेटा? सानिया। तो देखो मैंने क्या माना, मैंने मान लिया था कि मेरे पास ये जो है कौन सा, ये वाला मेरे पास x% है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 100 - x%। ठीक है बेटा? तो 37 इंटू x% मतलब x/100 प्लस 35 इंटू 100 - x/100 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बेटा? यस सर। तो 37 इंटू एक्स प्लस 35 इंटू 100 - x इज इक्वल टू, एलसीएम सेम आएगा, 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 3550। तो इसमें को जब मैं इसमें से x सॉल्व करूंगा तो मेरा x आएगा 25। तो ये कितना परसेंट हो गया मेरे पास, 25%। और सेकंड वाला कितना हो जाएगा मेरे पास, 75%। 75%। तो रेशियो कितना आएगा, 1:3। 1 रेशियो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है? अच्छा, ना मुझे बताओ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला। आइसोटोप। आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स क्या होते हैं 37 बेटा? आइसोटोप होता है जिनमें प्रोटॉन इक्वल होता है आइसो नहीं नहीं, आइसोटॉप नहीं बेटा, ये टोन है। लास्ट पार्ट। हाँ जी, आइसोटोन्स। अच्छा, लास्ट पार्ट होता है, आइसोटोन्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं और प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। हाँ, तो न्यूट्रॉन देखो किसमें इक्वल आ रहे हैं, प्रोटॉन सी ना। हाँ 14C7। 14C7 और 514C7 भाई। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है, A B C D, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके अंदर न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं बेटा, देखो ना, इन दोनों में न्यूट्रॉन सेम है क्या? फर्स्ट में नहीं, सेकंड में देखो। सेकंड में। यस सर है। तो सेकंड यही अच्छा। तो आंसर है। दोनों में कितने न्यूट्रॉन है, इसमें भी 7 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें भी यस। 7 न्यूट्रॉन्स। ठीक है? यस सर। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम आइसोटॉन्स। ठीक है? यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आप कर लोगे नीचे वाले, क्या है इसका बताओ, इसका आइसोटॉप्स क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा था पहले, एक क्वेश्चन किया था अभी हमने, पीछे वाला यस क्या था, हाँ 37 अल्फा। और पढ़ा ना पीछे भी। यस सर, अभी था एग्जाम्पल में। हाँ, तो बाकी लोग बाकी ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट आ हम्म। जाओ, हेडिंग है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो नाम से समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो मतलब जिसमें ट्रॉन से सेम सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लिखा हुआ है, ओके। दी स्पीसीज, एटम्स और आयंस containing the same number of electrons are called isoelectronics। ये चैप्टर थर्ड में भी है। ओके। ठीक है? तो मैं पूछूं अगर आपसे, नाइट्रोजन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ आइडिया? प्रोटॉन की इक्वल होंगे। हाँ, कितने होते हैं? प्रोटॉन नाइट्रोजन
8 ऑक्सीजन 8 में कितने होते हैं? हेलो तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में ओह अगर सॉरी, नाइट्रोजन में 8 है तो ऑक्सीजन में कितने होंगे? ऑक्सीजन में 7, ऑक्सीजन में 7। नहीं नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8। हाँ बिल्कुल। तो नाइट्रोजन में होते हैं 7। हम्म, अब कितने हो गए? अब हो गए, उसने 3 गे करे 10। 10। ऑक्सीजन में होते हैं 8। कितने हो गए? 10। क्लोरीन में होते हैं 9। हो गए 10। यस सर। नियोन में 10 ही होते हैं। सोडियम में होते हैं 11। 11, कितने हो गए? 10, Mg में होते हैं 12। कितने हो गए? 11। 10, Al में होते हैं 13। कितने हो गए? 10। 10। तो इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है या सेम है? अभी सेम है। इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे के सारे क्या है? दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि सबके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस समझ में आ गए? यस सर। तो देखो लिखा हुआ है O2 minus F minus Na plus Mg2 plus Al3 plus neon. Each of them contains 10 electron each and hence they are isoelectronics. Okay? ओके सर। तो मुझे बताओ इसका आंसर बोलेंगे। the following are isotonic. Na plus और Mg2 plus। और कोई नहीं है इनके अलावा? जो कोई और भी हो सकते हैं? ये दोनों तो ठीक बताया तूने। ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा 2018 होता है। आर्गन और कैल्शियम। आर्गन कैल्शियम 2 प्लस, 2। पोटेशियम प्लस एंड सल्फर 2 माइनस। ये चारों भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इन चारों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? यस सर। तो ये चारों भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सल्फर में होते हैं 16। उसने 2 क्या कर लिए? गेन कर लिए। आर्गन में 18 ही होते हैं। पोटेशियम में होते हैं 19, एक लूज कर दिया। कैल्शियम में होते हैं 20, उसने 2 लूज कर दिए। ठीक है, यस सर। चलो इसका आंसर बता बेटा। सर समझ नहीं आ रही है राइटिंग एलिमेंट नेम द एलिमेंट in which the in each of the following cases। पहला है अब बाइवेलेंट एनायन। एनायन का मतलब क्या होता है? जिसमें माइनस हो। हाँ, और बाइवेलेंट का मतलब जिसके ऊपर -2 चार्ज। ठीक है, यस। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके ऊपर -2 चार्ज होगा तो उसके ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 16 नंबर इसका था। 16 नंबर किसका होता है? 16 सल्फर। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ S2 माइनस। ठीक है, यस सर। दूसरे का बताओ। अब बाइवेलेंट कैटायन। कैल्शियम 2 प्लस। कैल्शियम 2 प्लस। और थर्ड का आंसर बताओ। What is the difference between the two ions called? They are isoelectronic. आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए गुड। बताओ इसका आंसर। इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। Isotopes. थर्ड और फोर्थ नहीं है आइसोटोप्स। गुड। तो इसमें 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपसे ये आइसोबार्स। ये पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? Which are isotopes? First and second. फर्स्ट है। नेक्स्ट समझ सकता है ये वाला, विच आर आइसोबार। थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। और नेक्स्ट मिल सकता है
विच आर नॉट आइसोबार। फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें 4 क्वेश्चन बन गए आप, ठीक है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट चार्ज इन कूलम and approximate mass in kg of the nucleus of lithium 7 atom। तो मेरे पास क्या है, लिथियम है, 3 - 7। Li का Li का होता है 3 और 7, ठीक है। यस सर। तो Li के पास कितने प्रोटॉन है भाई? 3। 3। तो कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 4। प्रोटॉन पे चार्ज होता है कि नहीं होता है? यस सर। प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज। यस सर। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? माइनस। न्यूट्रॉन पे, नहीं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। यस सर। तो उसने पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चार्ज इन कूलम ऑफ द न्यूक्लियस। तो सिर्फ न्यूक्लियस में कौन होता है आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और चार्ज होता है सिर्फ प्रोटॉन पे होता है ना। यस सर। और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.602 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। यस सर। तो 3 पे कितना हुआ, इंटू कर देंगे 3 से इसकी, बोलो कितना हो गया? 4.806। 4.806 into 10 की पावर -19 तो सी। इतना चार्ज है कहाँ पे? आपके न्यूक्लियस पे, ठीक है। यस सर। अब सेकंड है कितना मास होगा। तो हमें पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है। कितना होता है? लगभग लगभग होता है 1.67 10 की पावर -27 kg होता है, ठीक है। बोलो है ना। तो मेरे पास टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? तो जो न्यूक्लियॉन्स है मेरे पास टोटल, वो कितने? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए। यस सर। और एक प्रोटॉन का, ये एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? ये होता है। तो इसकी आप इससे इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो है ना। यस सर, कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देख लो, ये रहा आपके सामने दे रखा है मैंने। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू 7, आपके पास टोटल न्यूक्लियॉन्स थे, इंटू 1.67 10 की पावर -27। तो आंसर आ गया 11.69 10 की पावर -27 kg, ठीक है बेटा। यस सर। तो डाउट तो नहीं है? नहीं। चल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास ऑफ करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? 2 नंबर, कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, सेकंड थर्ड? सेकंड सेकंड नंबर। An element with mass number 81 mass 81 contains 31.7% more neutrons as compared to the protons. Assign the atomic symbol. पूछ रहा है एटॉमिक सिंबल क्या हुआ। तो कह रहा है मेरे पास मास नंबर 81 है, और मेरे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 31.7% मोर है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि अगर तेरे पास 100 रुपए हैं, सामने आपके पास अगर 100 रुपए हैं और मेरे पास आपसे 50% ज्यादा है, मेरे पास कितने रुपए होंगे? 150। 150, क्योंकि आपने क्या किया, जितने आपके हैं वो प्लस जितने मेरे पास एक्स्ट्रा वो आपने ऐड कर दिए। तो सेम वही, अगर मान लो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन X है। अगर मान लो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई? एक्स है। प्रोटॉन मेरे पास अगर एक्स है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास भाई? न्यूट्रॉन हो एक्स गए प्लस एक्स का 31.7% होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये कितना हो गया मेरे पास? ये रहेगा एक्स प्लस
31.7 ऑफ एक्स डिवाइड बाय 100। तो जब इसका एलसीएम ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, तो आपके पास आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा 1.317 ऑफ एक्स। डाउट बोलो, एक मिनट सर, मैं करके देता हूँ। 131.7x आएगा अगर डिवाइड बाय एलसीएम 100 भी तो है, ऐड करें तो। डिवाइड बाय 100 भी तो है। अच्छा ओके। कितना आ गया इन आपके पास? 1.31। 1.317 एक्स। ठीक है, Yes, sir. अब मुझे बताओ मास नंबर, आपको क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था मास नंबर? 81। 81। और मास नंबर किसके बराबर होता है बेटा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है ना। न्यूट्रॉन्स कितने निकाले भी अपने? ये आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं। यस सर। और प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? एक्स इज इक्वल टू 81। 81। तो आपका आ गया 2.317 एक्स इज इक्वल टू 81। तो अब मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 81 अपॉन। 81 डिवाइड बाय 2.317। यस सर। तो x जब से सॉल्व करोगे आप, तो आपका x आ जाएगा 35 सॉल्व करने के बाद ओके। अप्रोक्सीमेटली। कि आप पॉइंट पे जो आएगा वो छोड़ देंगे, पॉइंट से पहले का ले लेंगे। कितना आ गया? 35 आएगा। ठीक है, तो ओके मैंने बताया सर। सिंपल लिखते कैसे, हम सिंपल लिखते हैं, पहले लिखते हैं x, फिर लिखते हैं नीचे z। वो क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर होता है आपका मास नंबर, होता है होता है। ए मास नंबर कितना आपके पास? 81 था। 81। यस। और z क्या है आपका एटॉमिक नंबर? और वो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यस सर। और 35 एटॉमिक नंबर होता है इसका, ब्रोमीन का। तो आंसर कितना है आपका? ब्रोमीन 35, 85। तो ये था आपका एटम का सिंबल। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। पक्का? यस सर। एक क्वेश्चन करके दिखा दे, फिर छुट्टी करते हैं आज की। यस सर। क्वेश्चन कर ले। यस सर। ये क्लास तो नहीं दे रही अपनी? नहीं नहीं अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाते हैं क्वेश्चन। मैंने मास नंबर 37 पे